हेलो एवरीवन, स्वागत है सीईटी वालों का जो एग्ज़ाम देके आए हैं सभी लोग। सीईटी का एग्ज़ाम ऐसा है ना यार, सब लोगों ने दिया है ना, चाहे वो ग्रेजुएशन पास हुआ हो है ना, और चाहे वो आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो एसए की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो टीचिंग फील्ड में हो, सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया है यार। क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि कहीं ना कहीं पहले सेट हो जाए हम, है ना। तो मेरी सारी बेस्ट विशेज़ आप सभी लोगों के साथ थी, और मैंने आपको विश किया था एग्ज़ाम देने जाने से पहले भी। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, सभी का सेफ स्कोर बन रहा होगा। सीईटी एग्ज़ाम की बात करूँ सबसे पहले तो 150 क्वेश्चन आए थे। 150 में से हमें 60 क्वेश्चन सही करने थे, जिससे पास हुआ जा सके। जो क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर था, 300 मार्क्स का टोटल ये पेपर था, जिसमें से 120 नंबर लेके आने थे। अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 35% आने चाहिए थे। ये पेपर इस क्वालिफाइंग नेचर का था, है ना। तो 27 और 28 सितंबर को कंटिन्यू ये पेपर चला, और आज 29 सितंबर है। तो बात करूँ सबसे पहले पॉइंट की, हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं इसमें से, कि जो 27 और 28 को पेपर हुआ 4 शिफ्टों में, इनमें से सबसे जो हार्ड पेपर था या पेपर का लेवल कैसे था, दूसरा कि नॉर्मलाइजेशन होएगा या नहीं, जिसका शिफ्ट थोड़ा हार्ड था, है ना। और तीसरा जो क्वालिफाइंग नहीं कर पाए ना, जिनके पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो क्या करें। और चौथा पॉइंट ये रहेगा हमारा कि जिन लोगों को सेफ स्कोर आ रहा है, उनकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट ये रहेगा हमारा कि जो अब 12th लेवल का जो पेपर आने वाला है, उसके लिए आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी बात सबसे पहला पॉइंट के साथ कि पेपर का नेचर कैसा था, चारों शिफ्ट कैसी आई थी, है ना। ओवरऑल अगर डिस्कस करें ना, तो जैसे मैं बात करूँ कि मेरा पेपर था, जैसे मैंने माना कि मेरा पेपर 27 को फर्स्ट शिफ्ट में था, 27 को सेकंड, या 28 को थर्ड शिफ्ट में, या 28 को फोर्थ शिफ्ट में था, है ना। तो अगर मेरा पेपर है ना, तो ऑब्वियसली मुझे मेरी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड लगेगी, है ना। और किसी और का पेपर जैसे 28 को शाम को, तो उसको उसकी शिफ्ट हार्ड लगेगी। स्टूडेंट का ऐसा ही होता है, सबको खुद का पेपर ही हार्ड लगता है यार। दूसरों का पेपर तो हमेशा उसको इजी लगता है, क्योंकि वो दूसरों का है ना, खुद का तो हार्ड लगेगा। क्योंकि यार थोड़ी सिंपैथी गेन करनी होती है सबको। नॉर्मली अगर सभी चीज़ों से ऊपर उठकर बात करूँ तो अधिकांश लोग और अधिकांश स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं कि थर्ड पेपर और थर्ड शिफ्ट, जो कि थर्ड शिफ्ट हम कहेंगे, जो 28 को फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसको हम थर्ड शिफ्ट कहेंगे। जो 28 की जो पहली शिफ्ट थी, वो पेपर ज़्यादा हार्ड आया है, और 28 को जो सेकंड शिफ्ट थी, कुछ हद तक वो पेपर भी हार्ड आया है, और सबसे इजी पेपर बताया जा रहा है 27 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ना, उसको सबसे हार्ड बताया जा रहा है कि ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी, है ना। चलो ये हुई हमारी शिफ्ट की बातें कि कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा पेपर इजी था। तो ओवरऑल ये है यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट हो ना, उसको खुद की शिफ्ट ही हार्ड लगती है, दूसरों की उसको इजी लगती है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो देखिए अभी आलोक राज जी ने कहा है, जो हमारे राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सूचना दी है कि हमेशा से ये होता हुआ आया है कि अगर शिफ्ट वाइज पेपर हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, और 1 डे 2 डेज 3 डेज में अगर आपका पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन की वहाँ आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम आ रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि यार मेरा कुछ हद तक नंबर कम है ना, तो आप इस चीज़ का ज़रूर वेट करो कि नॉर्मलाइजेशन होएगा। और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं, तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहना कि आपके नंबर घटेंगे, क्योंकि नंबर घटने जैसा कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। अगर ऐसा होता ना कि सिलेक्शन बेस्ड पेपर है, इससे आपका सिलेक्शन होगा, तो नंबर घट सकते थे, बट जिसके 40% नंबर आ रहे हैं, उसको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर किसी भी शिफ्ट में उसके कम नंबर आ रहे हैं, तो थोड़ा वेट जरूर करना आप कोई डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी उनको ना मार्क्स दिए जाएंगे कि आपको क्वालिफाइंग नेचर या 4 नंबर 5 नंबर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, तो आपके बढ़ेंगे इससे, है ना। तो थोड़ा इसमें धैर्य बनाने की ज़रूरत है। इसी से आप संतुष्ट रहे, आश्वस्त रहे कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही सही इन चारों शिफ्ट में, है ना। और थर्ड अपने पॉइंट की बात करूँ, जो पास नहीं हो रहे वो क्या करें। ओबियसली जो पास नहीं हो रहे, आप 12th लेवल का सीईटी आने वाला है, उसका प्रिपरेशन करो। जो सीईटी ग्रेजुएशन का जो अभी पेपर हुआ है, सबसे पहले इन पेपर्स को उठाओ, ढंग से सॉल्यूशन करो, एक एक क्वेश्चन को याद करो, क्योंकि रिपीट होंगे रिपीट होंगे रिपीट होंगे क्वेश्चन।
अभी तक इस साल में RSSB ने जो भी क्वेश्चंस पेपर आए हैं, जो भी अपनी साइट में क्वेश्चंस पेपर डाले, उठाओ रट लो, सारे रट लो। अभी भी देखना जो सारे पेपर हुए थे उसमें से पिछले क्वेश्चन जो भी उन्होंने एग्जाम लिए हैं, कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना। तो जो पास नहीं हो रहे, सबसे पहले CET 12th पास पे ध्यान दो। कुछ नहीं होता, बोलते अरे CET 12th पास की तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं होता। नौकरी चाहिए होती है, मतलब नौकरी चाहिए होती है ना। नौकरी के लिए कुछ भी करना पड़े करो, रट डालो चीज़ों को, जो चीज़ें हैं ना अपने पास उन सब चीज़ों को पढ़ो। ये मत सोचो यार मेरा ग्रेजुएशन में नहीं हो रहा, मैं CET भी क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है, क्या है क्या है, कुछ भी नहीं है। पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी आसान नहीं है। अगर जो आपका CET ग्रेजुएशन में चल रहा था ना, उसी रूटीन को आगे 12th में रखो। 1 महीना बाकी है, 1 महीना भी नहीं बाकी, 20-25 दिन बाकी है। दोबारा CET 12th लेवल का अगर पेपर आ जाएगा, ये मत सोचना मैं पटवारी नहीं दे पाऊंगा, वीडियो नहीं दे पाऊंगा। क्या हो गया नहीं दे पाओगे तो? हाँ 12th पास की तो आ रही है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सभी नौकरियों से हाथ धो बैठे हो। कम से कम जो 12th पास में जो वैकेंसीज है उनकी प्रिपरेशन करना। 12th पास वाला तो 40% तो क्लियर करो आप लोग। इस वजह से आपका सबसे पहले प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप CET 12th पास का ढंग से प्रिपेयर करो, एक स्ट्रेटजी वाइज। और चलो नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करूंगी ये वाला। CET सेट स्कोर के बाद क्या करना है? अगर आपका CET सेट स्कोर आ रहा है, अगर आप ST/SC से हो तो 35%, जनरल OBC EWS से हो तो आपका 40% आ रहा है, आप क्वालिफाइंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। क्योंकि CET का अगर बोले ना ग्रेजुएशन का पेपर, कोई ऐसे माने कि अरे यार क्वालिफाइंग नहीं चले यूँ कर जाएंगे, तो यार इतना भी आसान नहीं होता कोई चीज़, है ना। था टफ था, सभी पेपर थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड से थे और बहुत सारे क्वेश्चन नए देखने को मिले थे, बहुत कम क्वेश्चन थे जो वापस फिर से रिपीट हुए हैं। तो यार पहले आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये पेपर है वो क्वालिफाई कर लिया है। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आपने जो अपने CET ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है वो और RS प्री का जो सिलेबस है कुछ हद तक सेम है यार। कुछ चीज़ें हैं जो RS प्री में अलग है और कुछ CET में अलग है ना। देखो CET माना कि एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, परंतु जो RS है ना वो एक अच्छा लेवल का एग्जाम होता है, अच्छा लेवल का पेपर आता है। तो सिलेबस वही है परंतु लेवल चेंज हो जाता है। CET का कुछ लेवल तक यहाँ पेपर आता है जबकि RS का यहाँ आता है ना। आप अगर CET ग्रेजुएशन आप क्वालिफाई हो तो मेरा ये मानना है कि आप है ना RS का जो सिलेबस है, RS का जो लेवल है उसको ध्यान में रखकर अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, अपना प्रिपरेशन करो, है ना। क्योंकि आप RS के लेवल की तैयारी करोगे ना तो CET ग्रेजुएशन लेवल में जो पटवारी है, वीडियो है, ये जो दोनों वैकेंसी है ना बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसीज, इसमें आसानी से सिलेक्शन ले पाओगे ना। हिंदी RS में आता है, इंग्लिश RS में आता है, हालांकि मेंस में आता है, परंतु प्री के अंदर आपके टोटल जीके आ जाएगी, है ना। राजस्थान जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे करंट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, ये सारी चीज़ आ जाएगी, है ना। अगर सोचो आपका ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में RS का पेपर है ना। अगर आप ये सारी चीज़ें इन 4 महीनों में कंप्लीट कर लेते हो, ढंग से उस स्टैंडर्ड से पढ़ लेते हो यार, बिना अपना टाइम वेस्ट किए, तो सोचो आप RS प्री जैसे एग्जाम की जिस लेवल की आपने प्रिपरेशन कर रखी हो, क्या आप पटवारी और वीडियो नहीं निकाल पाओगे? आसानी से निकाल पाओगे यार। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, एक आत्मविश्वास अपना एक खुद का होना चाहिए यार, नहीं मैं कर लूंगा ना। अगर आपने पटवारी वीडियो को अपना टारगेट मानकर प्रिपरेशन की ना तो आप थोड़ी बहुत मात खा सकते हो। इसलिए मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आपका जो अब जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो RS प्री होना चाहिए। और क्योंकि आप उसको बेस मानकर प्रिपरेशन करोगे ना तो पटवारी और वीडियो उसके सामने आपको आसान लगने लगेंगे ना। और SI का जो भी वैकेंसी नहीं आया है, SI का जो अब वैकेंसी आएगा 2025 में, तो SI वाले स्टूडेंट्स भी है ना RS प्री को अपना टारगेट मानकर उसकी प्रिपरेशन करो। बस हिंदी थोड़ी और अलग से पढ़ लो, बाकी कट कॉपी पेस्ट है यार SI और RS का सिलेबस। इस वजह से RS को मद्देनजर रखते हुए वीडियो वाले, पटवारी वाले, SI वाले और RS वाले अपना पूरा फोकस यहाँ रख के फिर प्रिपरेशन करो। RS का जो स्ट्रेटजी कैसा होने वाला है ना, हमारा शेड्यूल कैसे होने वाला है, हम किस शेड्यूल वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। हमारी कोचिंग कंप्लीट हुई है, हमारी कोचिंग नहीं कंप्लीट हुई है ना, हमारी ऑफलाइन कंप्लीट हो गई, ऑनलाइन हो गई है, हम बुक से पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए है ना मेरा कल वीडियो आने वाला है। उसमें मैंने बताया है आपको कि जो RS का जो शेड्यूल वाइज स्टडी है कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, ये अपन 4 महीने तक ढंग से चलाएंगे। 4 महीने बाद इसी में अपना 2 बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। चाहे वो पटवारी वाले हो, चाहे वीडियो वाले हो, चाहे SI वाले हो, चाहे RS प्री वाले हो ना, सारे उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
सारा जो चीज़ें हैं, सारा मैटर वो मैं आपको यूट्यूब में बताऊंगी कि आज आपको ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है। सारी बुक्स वगैरह मैं आपको सजेस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपकी क्यूरी होगी तो मैं आपके लिए वापस वीडियो लेके आऊँगी और अच्छा और चीज़ें अच्छी बताने की कोशिश करूँगी। अगर ना इस चीज़ का यकीन मानिए, अगर जो इस शेड्यूल वाइज आपने प्रिपरेशन करी ना, तो आपके दिमाग में ऐसे भी नहीं आएगा यार कैसे पढूं, क्या पढूं, कितना पढूं, क्या छोड़ूं, क्या नहीं छोड़ूं, है ना। पढ़ने का मन नहीं करा, चलो आज रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि जो एक सेल्फ स्टडी होती है ना, वो करने में भी खुद का बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है। जैसे अगर आपको प्रेशर मिल रहा है मेरी तरफ से, है ना, कि आज आपको ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है ना, 2-2 3-3 दिन का ना, तो एक वर्डन रहेगा, नहीं यार आज ये पढ़ना, कल कंप्लीट करना है, उसके बाद ये भी पढ़ना है मुझे। तो वो जो थोड़ा प्रेशर आ जाता है दिमाग में, वो बहुत सही रहता है, क्योंकि उससे ना अपनी पढ़ाई हो जाती है। वरना हम ना डिले करते रहते हैं, जिसको प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, कि अरे ठीक है कल करेंगे, परसों कर लेंगे, आज ये नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बहुत ही शानदार शेड्यूल वाइज स्टडी वाला प्लान लेके आ रही हूँ आपके लिए। कोई भी हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो, कोई सी भी स्ट्रीम से हो, आप आसानी से उसको ज्वाइन कर सकते हो, आसानी से उसको फॉलो कर सकते हो ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ CET 12th लेवल वालों के लिए, तो देखिए CET 12th लेवल का पेपर किस स्टैंडर्ड का आएगा, है ना, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा मैटर रहने वाला है आपका, और किस बेस में, करंट का क्या पोर्शन रहेगा, मैथ का क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के लिए ना मैं जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना 1-2 दिन में आने वाला है, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। ये वाला वीडियो अपना लंबा हो जाएगा तो मैं उन सब चीज़ों को इसमें शामिल नहीं कर सकती हूँ। CET 12th लेवल वाले अभी आप एक काम कर सकते हैं कि जो CET ग्रेजुएशन का जो पेपर हुआ है ना, आप प्लीज ये जो सारे क्वेश्चंस आए उनको ढंग से देखो। राजस्थान जीके के अंदर जो टॉपिक्स है, जो सब्जेक्ट है, उनके जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उनको और ढंग से देखो, उसकी प्रिपरेशन करो। अभी मैं आपको इतना ही कहूँगी, और मैं जल्दी CET वालों के लिए वीडियो लेके आऊँगी। कल अपना जो शेड्यूल वाइज प्लान है उसका वीडियो आने वाला है 12 बजे, उसको देखना, बहुत सारा प्यार देना और इसी तरीके से बने रहना। थैंक यू सो मच गाइज।